नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर कुरनूल में 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। श्रीशैलम में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में करेंगे दर्शन पूजन। भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से जुड़ी चुनौतियों और रणनीति पर चर्चा के लिए सीबीआई का सम्मेलन आज। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। नार्को, आतंकवाद, साइबर क्राइम जैसे मुद्दों पर भी होगी बात। बिहार में बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की तीसरी सूची। आज सम्राट चौधरी समेत कई दिग्गज भरेंगे नामांकन। घटक दलों से बिना समझौता कांग्रेस ने भी घोषित किए अपने उम्मीदवार। वेनेजुएला में सीआईए को गुप्त ऑपरेशन चलाने की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी मंजूरी। निकोलस मादुरो की सरकार ने फैसले को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी भारत को मिलना लगभग तय। फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने रखा अहमदाबाद के नाम का प्रस्ताव। 26 नवंबर को अंतिम फैसला। सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नंदयाल जिले के श्रीशैलम में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में पूजा और दर्शन करेंगे। इसके बाद श्रीशैलम स्थित श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र का दौरा करेंगे। फिर कुरनूल में पीएम करीब 13,430 करोड़ रुपए की लागत वाली उद्योग, विद्युत पारेषण, सड़क, रेलवे, रक्षा, विनिर्माण, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित प्रमुख क्षेत्रों से जुड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वो एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज सीबीआई के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का विषय है भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण, चुनौतियां और रणनीतियां। सम्मेलन में केंद्रीय और राज्य पुलिस एजेंसियों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। सम्मेलन में भगोड़ों को ट्रैक करने और उन्हें भारत वापस लाने के प्रयासों पर चर्चा होगी। इस दौरान गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय सहित अन्य हितधारक भी भाग लेंगे। दरअसल कई देशों में वांछित भारतीय भगोड़ों के संबंध में 300 से ज्यादा प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित हैं। सम्मेलन में कानून प्रवर्तन एजेंसियां और विशेषज्ञ इन चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे ताकि इन भगोड़े अपराधियों के शीघ्र प्रत्यर्पण के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा सके। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने नरकटियागंज से संजय पांडे, चनपटिया से उमाकांत सिंह और चिरैया से लाल बाबू प्रसाद गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। बीना देवी कोचाधामन सीट से, सतीश कुमार यादव राघोपुर से और मुरारी पासवान पिरपैंती से चुनाव लड़ेंगे। इस सूची के साथ ही पार्टी ने अपने खाते की सभी 101 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ बिहार के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। महागठबंधन में अभी तक सीट बंटवारा नहीं हो पाया है, जबकि नामांकन भरने का कल अंतिम दिन है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों की संख्या को लेकर असमंजस की स्थिति कायम है। इस बीच वक्त गुजरता हुआ देखकर कांग्रेस ने सीईसी की बैठक में तय उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल
दे दिया है, जो अब चुनाव लड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस चुनाव समिति की दिल्ली में 2 दिनों की मशक्कत के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, विधानमंडल दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ कल शाम पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट से सभी नेता सीधे डॉक्टर शकील अहमद खान के सरकारी आवास में बनाए गए वॉर रूम में इकट्ठा हुए, जहां कांग्रेस प्रत्याशियों को बारी बारी से बुलाया गया और पार्टी का सिंबल दिया गया। आपको बता दें कि विक्रम सीट से अनिल कुमार, वैशाली से संजीव सिंह, रीगा से अमित कुमार दुन्ना और फुलपरास से सुबोध मंडल को उम्मीदवार बनाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए बिहार दौरे पर है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि माता जानकी की पावन भूमि और भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि बिहार में आज दानापुर और सहरसा की जनता जनार्दन के बीच जाकर संवाद करने का अवसर मिलेगा। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। बिहार की विकास यात्रा को और अधिक गति, गरिमा और गौरव देने के लिए डबल इंजन की सरकार सतत आगे बढ़ती रहेगी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 19वीं मध्यावधि मंत्री स्तरीय बैठक के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन का विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने 19वीं नैम मध्यावधि मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान माली गणराज्य के विदेश मंत्री अब्दुल्लाह डियोप से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सोमालिया संघीय गणराज्य के विदेश राज्य मंत्री अली मोहम्मद उमर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक द्विपक्षीय सहयोग को और विस्तार देने पर चर्चा हुई। भारतीय खेल प्रेमियों के लिए गुड न्यूज है। भारत में 20 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के कार्यकारी बोर्ड ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान शहर के रूप में अहमदाबाद के नाम की सिफारिश की है। राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी अहमदाबाद को देने पर आखिरी फैसला 26 नवंबर को ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल आम सभा की बैठक में लिया जाएगा। नाइजीरिया के अबुजा शहर की जगह मेजबानी के लिए अहमदाबाद दी गई है। ये प्रस्ताव 26 नवंबर को ग्लासगो में होने वाली जनरल असेंबली में औपचारिक रूप से मंजूर किया जाएगा। ये खेलों की 100वीं वर्षगांठ होगी और 20 साल बाद भारत में वापसी करेगा। यह आयोजन इससे पहले भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन साल 2010 में नई दिल्ली में हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारत के लिए गर्व का दिन। गृह मंत्री अमित शाह ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी पर लिखा है कि भारत के लिए बहुत गर्व और खुशी का दिन है। कॉमनवेल्थ एसोसिएशन द्वारा अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार भारत को देने पर देश के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई। आज 16 अक्टूबर है और आज का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मकसद दुनिया भर में भूख, कुपोषण और खाद्य सुरक्षा जैसी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने का है, ताकि एक शांतिपूर्ण, टिकाऊ, समृद्ध और खाद्य सुरक्षित भविष्य का निर्माण किया जा सके। मौजूदा साल 2025 में विश्व खाद्य दिवस की कुल 80वीं सालगिरह है, जिसकी थीम है बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ मिलाना, ताकि खाद्य सुरक्षित भविष्य के निर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके।
हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।